हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम की बात करें हम एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जिन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तरह के एग्ज़ामों में जिनमें भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ख़ास तौर पर एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो हाल ही में हमारा हो चुका है, इसके बाद जो जून के अंदर होने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर आज का वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम आधुनिक भारत की जो प्रमुख महिलाएं हुई उन सभी के ऊपर बात करेंगे। उनके जो प्रमुख संगठन हुए हैं उनकी बात करेंगे और उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम जितने भी पीवाईक्यू उठाकर देखते हैं एनटीए यूजीसी नेट के, तो हर एग्ज़ाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए हमने आज का वीडियो खास तौर पर एनटीए यूजीसी नेट के लिए बनाया है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आज के वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के वीडियो के अंदर हम आधुनिक भारत की जो महिलाएं हुई उनमें से जो सुधार आंदोलन है, उनसे रिलेटेड जो संगठन हैं, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा किन की संस्थाओं की स्थापना की गई है और क्या क्या शैक्षणिक सुधार किए गए हैं, उन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सारे संगठनों के बारे में बात करेंगे, प्रमुख महिलाओं के बारे में बात करेंगे, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो है सावित्रीबाई फूले का फ़ोटो लगा हुआ है, जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा दलित उद्धार के लिए जो कार्य किया है महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी ये पत्नी है सावित्रीबाई फूले। तो इनके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे, क्या क्या इनके द्वारा सुधार कार्य किए गए हैं, क्या क्या इनकी रचनाएं हुई है और क्या इनका शैक्षणिक योगदान रहा है, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में। तो सावित्रीबाई फूले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म स्थान है, इनकी जो कर्म भूमि है, जो इन्होंने अपना कार्य किया है, वो महाराष्ट्र के अंदर रहकर कार्य किया है। इनके जो पति थे महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने भी महाराष्ट्र के अंदर ही रहकर अपने समाज कल्याण के, समाज सुधार के कार्य किए हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी महाराष्ट्र के अंदर ही रहकर अपने सारे क्रियाकलापों को इन्होंने पूरा किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर दलित समाज में जन्मी देश की प्रथम महिला प्रशिक्षित जो है, ये क्या बताया गया यहाँ पे, महाराष्ट्र में दलित समाज में जन्मी देश की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका, यानी प्रशिक्षित शिक्षिका का मतलब दोस्तों, जो बिल्कुल कंप्लीटली जो शिक्षक होता है, वो शिक्षित जो थी प्रथम महिला, वो सावित्रीबाई फूले थी। और ये इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? महाराष्ट्र से इनका संबंध था। और इनका विवाह किससे होता था? इनका विवाह हमने शुरू में देख लिया दोस्तों। इनका विवाह जो होता है महात्मा ज्योतिबा राव फूले जो है, इनसे इनका विवाह होता है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने भी काफ़ी ज़्यादा उत्थान के लिए जो समाज सुधार के जो कार्य किए हैं, जैसे कि जो दलित समाज है, जो पिछड़ी हुई समाज है, उन सभी समाजों के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वो ज्योतिबा राव फूले ने भी काफ़ी ज़्यादा उत्थान के लिए जो समाज सुधार के लिए जो उत्थान के जो कार्य किए हैं, जैसे कि जो दलित समाज है, जो पिछड़ी हुई समाज है, उन सभी समाजों के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वो ज्योतिबा राव फूले के समय के देखने को मिलते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके लिए कार्य किए हैं। और सावित्रीबाई फूले की अगर बात करें दोस्तों, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए हेतु, महिला शिक्षा हेतु 1848 में पुणे के अंदर अपने पति के साथ मिलकर एक प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की, जिसकी स्थापना कब की दोस्तों? 1848 के अंदर। तो ये प्रथम महिला विद्यालय था जो महाराष्ट्र के अंदर इसको स्थापित किया गया। और कहाँ पे था ये दोस्तों? पुणे के अंदर ये स्थित था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद महिला मुक्त
मुक्ति हेतु इन्होंने एक विधवा आश्रम की भी स्थापना की। और दूसरा दोस्तों, शिशु बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी कि जो शिशु हत्या होती थी दोस्तों, शिशु बालिकाओं की जो हत्या होती थी, जैसे कि हमने देखा था जो आधुनिक भारत में और प्राचीन भारत में, मिडिवल भारत में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। पर इन सभी चीज़ों को जो सुधार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान किया गया है। सभी तरह के जो अंग्रेज गवर्नर आए हैं, गवर्नर जनरल, उन्होंने भी यहाँ पे अधिनियम लेकर आए हैं। तो उनके अलावा भी जो सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने एक शिशु बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह यहाँ पे बनाया गया था और एक विधवा आश्रम की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इनकी क्या क्या रचनाएं थी, रचनाओं में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योतिबा फुले से तो आपकी जो रचनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। NTUGC नेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हो सकता है सावित्रीबाई फुले की जो रचना है उनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप तो जो इनकी रचना है वो भी याद रखना है। रचना कौन कौन सी इनकी, काव्य फुले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ये दो महत्वपूर्ण रचना है, इनको आपको याद रखना है। तो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है दोस्तों। सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र के अंदर दलित समाज में जन्मी प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका थी और इनका विवाह जो हुआ था दोस्तों ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था, जिन्होंने भी जो पिछली समाज के लिए, दलित उत्थान के लिए जो कार्य किए थे, इनके बारे में देख लिया दोस्तों। इसके बाद महिला शिक्षा हेतु इन्होंने 1848 में पुणे में एक महिला विद्यालय की स्थापना की थी और महिला मुक्ति हेतु इन्होंने विधवा आश्रम की और एक शिशु बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करें तो काव्य फुले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ये दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पंडिता रमाबाई की। तो यहाँ पे ये फोटो लगा हुआ है। पंडिता रमाबाई का भी जो भी संबंध है, जो इनका कार्य क्षेत्र था, जो इनकी जन्मभूमि थी, वो भी महाराष्ट्र था। तो काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र से आपको एक्टिविस्ट लोग, जो समाज सुधारक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहे थे। तो इसी क्रम में दोस्तों अब हम पंडिता रमाबाई के बारे में बात कर लेते हैं। पंडिता रमाबाई से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके इनकी जो आर्य महिला समाज की जो इन्होंने स्थापना की थी उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं। पंडिता रमाबाई की अगर बात करें दोस्तों तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छुआछूत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया था और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए आंदोलन वगैरह, ये सारी चीज़ों को इन्होंने शुरू किया था। और वैसे जात की ये पंडित थी दोस्तों, मगर इन्होंने जो विवाह किया था ये एक अस्पृश्य समाज के जो अछूत थे, एक बंगाली, उनसे इनने विवाह किया था। और ये विवाह का उद्देश्य भी इनका यही था कि छुआछूत को समाप्त करना था। और इन्होंने आखिरी में दोस्तों ईसाई धर्म को भी अपना लेती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पंडिता रमाबाई के बारे में क्या क्या चीज़ याद रखनी है दोस्तों। तो पंडिता रमाबाई का जन्म जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये बिल्कुल ब्राह्मण थी दोस्तों और ये 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 20,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था दोस्तों। दिए इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही 20,000 श्लोकों, जो संस्कृत श्लोक थे, उनको कंठस्थ यानी कि मुख जबानी इनको याद था। और जब इनको ये श्लोक याद थे तो इसी वजह से इनको सरस्वती और पंडिता की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम जो है रमाबाई था, मगर रमाबाई ने जब 20,000 श्लोकों को याद कर लिया था कंठस्थ, तब इनको पंडिता रमाबाई की उपाधि दी गई। तो दोस्तों पंडिता की उपाधि क्यों दी गई ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1881 के अंदर आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, मैच करने वाला अक्सर क्वेश्चन आता है NTUGC नेट के अंदर, वहाँ ये क्वेश्चन आपको मैच करने में मिल जाएगा। एक तरफ संगठन दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको महिलाएं दे दी जाएंगी। तो ये आपको याद रखना, आर्य महिला समाज की जो स्थापना की गई है वो पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। और कब की गई है? 1881 में की गई है। और कई सारी बुकों में आपको 1882 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1881 1882 दोनों में से कोई सा भी एक जो आपको मिल जाए वो आप राइट लगा देना। इसके बाद दोस्तों अशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने मराठी में स्त्री धर्म नीति का एक पुस्तक का प्रकाशन किया। यह आपको याद रखना है दोस्तों। स्त्री धर्म नीति नामक जो पुस्तक थी वो किसकी थी? तो पंडिता रमाबाई की थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या सुधार कार्य किए थे? तो इन्होंने अपना विवाह, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपना विवाह बिपिन बिहारी मेधावी से, इन्होंने एक बंगाली थे जो अछूत थे, इन्होंने इनसे विवाह कर लिया था दोस्तों। तो इन्होंने जो विवाह किया था ये अछूत, जो यानी कि जो दलित लोग होते हैं, दलित वर्ग के जो लोग थे, बिपिन बिहारी मेधावी, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था ताकि छुआछूत को ख़त्म किया जा सके।
और पंडिता रमाबाई ने मुंबई के अंदर शारदा सदन और कृपा सदन नामक एक शैक्षणिक संस्था की भी स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इतना भी ये रेड में हाईलाइट कर रखा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो कम से कम आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब इन्होंने इतने ज़्यादा समाज सुधार के कार्य किए, समाज उत्थान के कार्य किए, छुआछूत को ख़त्म करने का प्रयास किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया, तो इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इनको 1919 में केसर हिंद का उपाधि प्रदान किया दोस्तों। तो केसर हिंद की उपाधि एक गांधी जी को ही प्राप्त नहीं थी, केसर हिंद की जैसे कि सरोजनी नायडू को भी मिली थी और पंडित रमाबाई को भी प्रदान की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और इनकी जो रचना थी दोस्तों द हाई कास्ट हिंदू वुमन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द हाई कास्ट हिंदू वुमन और स्त्री धर्म नीति, ये दो पुस्तकें आपको याद रखना है जो पंडिता रमाबाई की है। तो क्या क्या पढ़ा है दोस्तों हमने इसमें? पंडिता रमाबाई जो थी महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। 12 वर्ष की अवस्था में 20,000 श्लोकों को ये कंठस्थ याद कर लेती है। इसके बाद इनको सरस्वती और पंडिता की उपाधि प्रदान की जाती है। 1881 में ये आर्य महिला समाज की स्थापना करती है। इसके बाद ये अशिक्षित यानी कि निरक्षर महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मराठी में स्त्री धर्म नीति नामक एक पुस्तक को, और ये मराठी भाषा की होती है दोस्तों, स्त्री धर्म नीति, उसका प्रकाशन करती है। और इन्होंने अपना विवाह जो है बिपिन बिहारी मेधावी से इन्होंने विवाह किया था, जो बंगाली अछूत वर्ग से थे। इसके बाद दोस्तों पंडिता रमाबाई ने मुंबई के अंदर शारदा सदन और कृपा सदन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो संस्थाओं को आपको याद रखना है, एक तो आर्य महिला समाज और दूसरा आपका शारदा सदन और कृपा सदन को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ब्रिटिश ने इनसे प्रभावित होकर इनको केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और इनकी रचना कौन कौन सी है दोस्तों? द हाई कास्ट हिंदू वुमन और स्त्री धर्म नीति, ये दोनों पुस्तकों को आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं रमाबाई रानाडे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पंडिता रमाबाई अलग है और रमाबाई रानाडे अलग है। पंडिता रमाबाई जो है वो पंडित है और रमाबाई रानाडे जो है महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो पंडिता रमाबाई है थोड़े मॉडर्न टाइप की है, बाद में जाके ईसाई धर्म ग्रहण कर लेती है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब रमाबाई रानाडे के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रमाबाई रानाडे का संबंध भी आपको पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र से संबंधित थी। रमाबाई रानाडे 19वीं सदी की महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली प्रथम भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक थी। मतलब 19वीं शताब्दी के अंदर जितने भी जो भी आंदोलन चल रहे थे महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सुधार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, या महिला वर्ग का जो अत्याचार हो रहा था, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उनके ऊपर प्रताड़ित की जा रही थी, तो उन्हीं सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए, उनको अधिकारों को प्रदान करवाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं में से एक थी रमाबाई रानाडे। इनका विवाह महादेव गोविंद रानाडे से किया जाता है दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये न्यायिक अधिकारी थे ब्रिटिश भारत के अंदर, और ब्रिटिश शासन के अंदर ये न्यायाधीश थे। और इनको एक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने मराठा उत्कर्ष के ऊपर एक किताब भी लिखी थी महादेव गोविंद रानाडे ने। और शिवाजी की जो तुलना की थी दोस्तों, नेपोलियन से जो शिवाजी की तुलना की गई थी वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब रमाबाई रानाडे के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रमाबाई रानाडे के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में बात कर ली हमने पहली स्टेटमेंट में कि ये जो सामाजिक सुधार के जो आंदोलन चल रहे थे महिला उत्थान के लिए, उनमें से एक थी। इनका विवाह महादेव गोविंद रानाडे के साथ होता है। और रमाबाई रानाडे ने पुणे में सेवा सदन की स्थापना की थी। तो सेवा सदन की स्थापना दोस्तों आपको याद रखना है, वहाँ पे हमने शारदा सदन पढ़ा था और यहाँ पे आपको सेवा सदन याद रखना है। तो शारदा सदन की जो स्थापना की थी वो पंडिता रमाबाई ने की थी, और सेवा सदन की स्थापना दोस्तों रमाबाई रानाडे ने की थी। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, सेवा सदन और शारदा सदन में। इसके बाद दोस्तों महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर भाषण देने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए मुंबई में हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना किसने की थी? तो रमाबाई रानाडे ने की थी। और ये किसके लिए की गई थी? ताकि ये सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को भाषण देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। जैसे कि नेताजी वगैरह या जो भाषण वगैरह देते हैं, इसी तरीके से सार्वजनिक स्थल पर महिलाएं भी भाषण दे सके, उसके लिए प्रशिक्षित यानी कि उनको ट्रेन करने के लिए जो है मुंबई के अंदर हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की गई थी रमाबाई रानाडे के द्वारा। इसके बाद दोस्तों 1886 के अंदर हुजूर पागा यानी कि पुणे के अंदर हुजूर पागा
विद्यालय जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। 1886 के अंदर पुणे के अंदर हुजूर पागा महिलाओं के लिए पहला उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, और ये इसमें दोनों का योगदान था दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे और रमाबाई रानाडे दोनों ने मिलकर 1886 के अंदर पुणे के अंदर हुजूर पागा विद्यालय भी कहा जाता है इसको, तो आपको याद रखना है हुजूर पागा विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1886 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो महादेव गोविंद रानाडे की जो पत्नी थी रमाबाई रानाडे, इन्होंने की थी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1904 के अंदर मुंबई के अंदर प्रथम महिला परिषद की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये भी याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी जो भी आपको रेड लाइट ये रेड कर रखा है, रेड हाईलाइट, ये आपको याद रखना है। 1904 के अंदर प्रथम महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रमाबाई रानाडे के द्वारा। इसके बाद दोस्तों 1907, ये 60 नहीं है दोस्तों, 1907 मुंबई में 8 है दोस्तों, ये 7 भी नहीं है, 1908 मुंबई में और 1909 पुणे में सेवा सदन की स्थापना की गई। तो ये सेवा सदन की जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, पुणे के अंदर जो किया गया था दोस्तों, ये 1909 में किया गया था और मुंबई के अंदर 1908 में किया गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, सेवा सदन 1908 में मुंबई के अंदर और 1909 में सेवा सदन जो है पुणे के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्या क्या पढ़ा हमने एक बार और देख लेते हैं। रमाबाई रानाडे जो थी, ये महिला सुधार, महिलाओं के अधिकार लड़ने के लिए प्रथम भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक थी। इनका विवाह महादेव गोविंद रानाडे से होता है, जो एक इतिहासकार और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दोस्तों ये न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद दोस्तों रमाबाई रानाडे पुणे सेवा सदन की स्थापना की कब की थी दोस्तों? 1809 के अंदर 1909 के अंदर इनकी स्थापना की थी। और महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर भाषण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई के अंदर। इसके बाद 1886 में इन्होंने हुजूर पागा विद्यालय की स्थापना की। 1904 में प्रथम महिला परिषद की स्थापना की और 1908 में मुंबई और 1909 में पुणे के अंदर सेवा सदन की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मातंगनी हजारा। तो मातंगनी हजारा के बारे में तो आप सभी को पता ही होना चाहिए दोस्तों। 1942 का जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, वहीं पे इनके हाथ में तिरंगा रहता है और ये प्रोटेस्ट करती रहती है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इनके एक हाथ में गोली लगा दी जाती है। तो जब इनके एक हाथ में गोली लग जाती है दोस्तों, तो ये अपने दूसरे हाथ के अंदर ये तिरंगों को ले लेती है। तो फिर थोड़ी देर तक ये प्रोटेस्ट करती है, फिर दूसरे हाथ में भी इनकी गोली लग जाती है। तो फिर ये दोनों हाथों से तिरंगे को अपने सीने से लगा लेती है और इस तरीके से दोस्तों ये तिरंगे को गिरने नहीं देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस रहता है ये वाला पूरा इंसिडेंट। और यूपीएससी का जो यूपीपीएससीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसके अंदर इनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उनसे संबंधित थी या नहीं थी। तो ये 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उनसे संबंधित मानी जाती है। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मातंगनी हजारा, तो इनको गांधी बूढ़ी भी कहा जाता है, मतलब ओल्ड गांधी भी कहा जाता है दोस्तों। तो गांधी बूढ़ी किनको कहा जाता है? तो मातंगनी हजारा को कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी थी और इनकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा मतलब बुढ़ापे में थी, तो इस वजह से इनको गांधी बूढ़ी की संज्ञा प्रदान की गई थी। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है इनके साथ। इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको तत्कालीन जो गवर्नर थे एंडरसन, इन्होंने गिरफ्तार करके मुर्शिदाबाद जेल के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब इनको मुर्शिदाबाद जेल के अंदर भेज दिया जाता है। कब भेज दिया जाता है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उस आंदोलन में ये गांधी जी के आंदोलन के साथ ये प्रोटेस्ट करती है और प्रोटेस्ट करने के साथ ही दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो गिरफ्तार कौन करता है? एंडरसन गिरफ्तार करता है और इनको मुर्शिदाबाद का जेल के अंदर इनको कैद कर लिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों जब ये कैद से छूट कर आ जाती है 1936-37 के अंदर दोस्तों ये कैद से छूट के आ जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों ये 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसी आंदोलन के समकालीन ये 5000 लोगों के एकत्रित करके ब्रिटिश सरकार के विरोधी नारे लगा रही थी। और तभी गोली बाएं हाथ में लगी तो अपने झंडे को दाएं हाथ में ले लिया, अतः एक गोली दाहिने हाथ में लगी और माथे पर लगी और भारतीय झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। मतलब इतनी ज़्यादा गोलियों लगने के पश्चात भी दोस्तों इन्होंने भारतीय झंडे को नीचे गिरने नहीं दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस चीज़ है, ये मतलब एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनका? इनको गांधी बूढ़ी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब प्रोटेस्ट कर रही थी तो तब इनको एंडरसन द्वारा गिरफ्तार कर कर मुर्शिदाबाद जेल के अंदर इनको पहुंचा दिया जाता है। और ये जब छूट के आती है 1936-37 में, फिर उसके बाद 1942 के आंदोलन में 5,000 लोगों को एकत्रित कर ब्रिटिश विरोधी नारे लगा रही थी। तभी अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब इनके हाथ में तिरंगा रहता है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा इनके हाथ में गोली लगाई जाती है बाएं हाथ में। फिर उसके बाद दोस्तों ये झंडा अपना दाएं हाथ में ले लेती है, जब दाएं हाथ में भी गोली लग जाती है और फिर सर में गोली लगती है, इसके बावजूद भी ये झंडा नीचे गिरने नहीं देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसिडेंट रहा है इनसे संबंधित। ये एक बार और फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इनके हाथ में तिरंगा दे रखा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सरोजनी नायडू के बारे में। तो सरोजनी नायडू काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी इनकी उपाधि देखने को मिलती है, इनको ये उपाधि से विभूषित किया जाता है। और सरोजनी नायडू का जो जन्म की अगर बात करें दोस्तों, सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ था। और दोस्तों हैदराबाद के अंदर ही एक बार अकाल पड़ता है, तो अकाल पड़ता है या शायद बाढ़ वगैरह ऐसा कोई मतलब कोई सा अकाल या बाढ़ वगैरह ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई आपदा आती है हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद के अंदर जब ये काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान करती है और लोगों को बचाती है और लोगों का काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, तो इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर 1908-9 के लगभग या 1911-13 के लगभग, मतलब डेट एग्जिट पता नहीं है, मगर उस समय दोस्तों इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको केसर हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। और दोस्तों केसर हिंद की उपाधि एक इनको भी प्रदान की जाती है सरोजनी नायडू को, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनका क्या इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किस सन के अंदर वो अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपको एनी बेसेंट है, मगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू किस अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी जिसका इनको खिताब मिला है कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी सरोजनी नायडू मानी जाए, एनी बेसेंट मानी जाएगी, जो 1917 के अंदर अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद दोस्तों सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती है। फिर उसके बाद दोस्तों एक और 1933 में अध्यक्ष बनती है, वो भी आपको कमेंट्स करके बताना है। तो ये आपको बताना है कि ये किस अधिवेशन के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाएगा। वैसे अगर सीएम की अगर पूछते हैं दोस्तों, सुचेता कृपलानी सीएम बनती है प्रथम महिला। और राज्यपाल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल सरोजनी नायडू बनती है। इसके बाद दोस्तों सरोजनी नायडू ने 1947 के अंदर एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरोजनी नायडू ने की थी। और सरोजनी नायडू जो गांधी जी की शिष्य थी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके साथ सहयोग प्रदान किया था हर जगह। जैसे कि गांधी जी के साथ उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था, और जो नमक सत्याग्रह होता है उसके अंदर भी, जो धरसाना का जो नमक सत्याग्रह होता है उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, ये आपको याद रखना है इनके बारे में। इनकी जो रचना थी दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो इनकी रचना थी। इसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं मानी जाती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला और नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ है वो हैदराबाद के अंदर हुआ है। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी हुई है। तो दोस्तों प्रथम राज्यपाल बनी और किस स्टेट की बनी है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है। सरोजनी नायडू 1947 में एशियन रिलेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। रचना कौन कौन सी है दोस्तों इनकी, गोल्डन थ्रेशोल्ड और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ ली जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं रुकैया हुसैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, बंगाल की है रुकैया हुसैन, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। रुकैया हुसैन जो थी बंगाल के अंदर एक समाज सुधारक थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने विधवा होने के पश्चात, इनका जब पति की जब एक्सपायर हो जाते, पति की जब डेथ हो जाती है, तो उसके पश्चात दोस्तों इन्होंने कलकत्ता के अंदर महिला विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनका संबंध जो है कलकत्ता यानी कि बंगाल प्रांत से संबंधित थी। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिनसे इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने अंग्रेजी में सुल्तानाज ड्रीम,
जो कि 1905 का एक व्यंग्यात्मक रचना थी, उसकी रचना इन्होंने की थी, जिसके अंदर दोस्तों एक मतलब ड्रीम के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, जिसके अंदर महिलाएं जो है पुरुषों का कार्य करती है और पुरुष जो है वो महिलाओं के कार्य करते हैं। तो इस तरीके का ड्रीम, जैसे कि मतलब जो भी था उल्टा पुल्टा जो समाज है उसके बारे में इन्होंने सुल्तानाज ड्रीम के बारे में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ये रचना लिखी है। और कब लिखी है दोस्तों? ये 1905 के अंदर ये लिखी गई है। और सुल्तानाज ड्रीम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तानाज ड्रीम का संबंध किससे है, तो ये रुकैया हुसैन से है। और इनका एक उपन्यास देखने को मिलता है पद्मराग, उसके अंदर महिलाओं द्वारा अपनी किस्मत का फैसला स्वयं द्वारा और अपनी स्थिति को सुधारने का आह्वान दिया गया है। तो पद्मराग भी इनका इम्पोर्टेंट है। और सुल्तानाज जो ड्रीम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो क्या देखा हमने दोस्तों, ये एक समाज सुधारक थी। इन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात कलकत्ता के अंदर विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में सुल्तानाज ड्रीम नामक एक व्यंग्यात्मक रचना लिखी है। और एक और उपन्यास लिखा है दोस्तों पद्मराग के नाम से, जिसमें महिलाओं द्वारा अपनी किस्मत का फैसला लेकर अपनी दशाओं को सुधारने का आह्वान किया गया। मतलब अपनी किस्मत का जो फैसला है वो अपने को स्वयं को लेना है, किसी दूसरे को नहीं लेने देना है। और फैसला लेने के पश्चात अपनी स्थिति का, अपने जो दशा है उसको सुधारने के लिए आह्वान इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। सुल्तानाज ड्रीम वाला NTA UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो यह आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम अरुणा आसफ अली की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये फोटो लगा हुआ है अरुणा आसफ अली का। इनका जो जन्म वगैरह हुआ है ये हरियाणा से संबंधित थी दोस्तों। और ये कांग्रेसी नेता आसफ अली से ये विवाह कर लेती है। उसके बाद दोस्तों इनका जो नाम रहता है, मूल नाम अरुणा गांगुली रहता है, जो पंडित रहती है शायद। और इसके पश्चात दोस्तों ये एक मुस्लिम कांग्रेसी नेता आसफ अली से विवाह कर लेती है। जो आसफ अली जो अंतरिम सरकार रहती है उसके अंदर रेल मंत्री बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है, उन्हीं से इनका विवाह हो जाता है। अरुणा आसफ अली के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसकी जो शुरुआत मुंबई के ग्वालियर नहीं, ये ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने वाली भूमिगत नेता अरुणा गांगुली का जन्म हरियाणा के कालका नामक स्थान में हुआ था। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसकी शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में होती है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में जो झंडा फहराया जाता है उस झंडे को फहराने वाली जो रहती है वो अरुणा आसफ अली रहती है। और ये भूमिगत नेता के माध्यम से मानी जाती है, क्योंकि ये रेडियो के जो राम मनोहर लोहिया रहते हैं उनके साथ मिलकर ये भूमिगत रेडियो के माध्यम से कांग्रेसियों की जो क्रांतिकारी लोग रहते हैं उनकी मदद करती है। इसके बाद दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है वो हरियाणा के कालका नामक ग्राम में हुआ है। इसके बाद इनका जो विवाह होता है दोस्तों, ये कांग्रेसी नेता रहते हैं आसफ अली, जो अंतरिम सरकार के अंदर रेल मंत्री बनते हैं दोस्तों, उनसे इनका विवाह हो जाता है, जो भारत के प्रथम राजदूत तथा उड़ीसा के राज्यपाल भी बने। मतलब बाद में दोस्तों ये भारत के प्रथम राजदूत भी बनते हैं और उड़ीसा के राज्यपाल बनते हैं। कौन? आसफ अली। तो इन्हीं का जब विवाह हो जाता है आसफ अली के साथ, तो अरुणा गांगुली जो है अरुणा आसफ अली के नाम से जानी जाती है। और अरुणा आसफ अली का भी जो राजनीतिक करियर है दोस्तों वो देख लेते हैं। 1958 के अंदर दिल्ली में ये पहली महिला मेयर चुनी गई है। दिल्ली के अंदर जो महिला मेयर थी दोस्तों प्रथम, वो अरुणा आसफ अली बनी हुई है। और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है दोस्तों, जैसे कि सुरक्षा सभा, महासभा वगैरह वगैरह जो उसके अंग है, उन्हीं का जो महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अरुणा आसफ अली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी चुनी जा चुकी है। और इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे 1927 के अंदर इसकी स्थापना होती है, तो उसकी अध्यक्षता भी इनके द्वारा की गई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है अरुणा आसफ अली के बारे में? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों झंडा फहराया था और भूमिगत रेडियो के माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी। और इनका जन्म हरियाणा के अंदर होता है। इनका विवाह अरुणा आसफ अली का जो विवाह होता है वह आसफ अली से होता है, जो प्रथम राजदूत और उड़ीसा के राज्यपाल बनते हैं। 1958 में इनका जो है दिल्ली के अंदर पहली महिला मेयर बनती है अरुणा आसफ अली। और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्षता, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रीतिलता वाडेकर की बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, क्रांतिकारी जो आंदोलन चल रहे थे मतलब दूसरे चरण के,
उनसे रिलेटेड ये प्रीतिलता वाडेकर के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका संबंध किससे था? तो दोस्तों ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना जो दोस्तों मास्टर सूर्य सेन के द्वारा की जाती है बंगाल के अंदर, तो उसी के समय दोस्तों प्रीतिलता वाडेकर जो है इसकी सदस्य बनती है। तो इनका संबंध दोस्तों मास्टर सूर्य सेन के साथ रहता है। और ये जो एक लूट वगैरह कुछ होती है, उस लूट के अंदर इनको पकड़ लिया जाता है। और प्रीतिलता वाडेकर और इनकी एक और सहयोगी रहती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इनकी सहयोगी कौन सी थी, उस सहयोगी का आपको कमेंट्स करके बताना है। तो दो महिलाएं रहती है इसके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के अंदर, और मास्टर सूर्य सेन के द्वारा जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जाती है। और प्रीतिलता वाडेकर और इनकी एक महिला रहती है सहयोगी, उनको आपको कमेंट्स करके बताना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए दोस्तों, एक तो सरोजनी नायडू किस अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता बनती है, और दूसरी प्रीतिलता वाडेकर की जो सहयोगी महिला रहती है उनको आपको कमेंट्स करके बताना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों वीडियो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बीना दास के बारे में आता है। बीना दास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने 6 फरवरी के दिन, यानी कि 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह चल रहा था। तो उसी समारोह के बीच में दोस्तों एक गवर्नर होते हैं स्टैनले जैक्सन, उनको गोली मार दी जाती है इनके द्वारा दोस्तों, और इसके कारण इनको 10 साल की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों बीना दास के संबंध में आपको याद रखना है, बीना दास जो थी इन्होंने गवर्नर स्टैनले जैक्सन के ऊपर गोली कब चलाई थी? जब दीक्षांत समारोह चल रहा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर। उसी समय 6 फरवरी 1932 को इन्होंने गोली चलाकर जो है स्टैनले जैक्सन पर गोली चलाई थी। हालांकि ये बच जाते हैं, और इसी की वजह से दोस्तों इनको 10 साल की कारावास की सज़ा मिलती है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे का जो संबंध है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समाज सुधार के कार्य किए थे। और इनकी जो पुस्तक है दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्त्री पुरुष तुलना का संबंध किससे है? तो ताराबाई शिंदे से है, क्योंकि इसकी रचना इन्होंने ही की थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की थी? तो ताराबाई शिंदे ने की थी। और इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? तो महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने समाज सुधार के, महिला सुधार के कार्य किए थे। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों प्रमुख महिला संगठनों के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रमुख महिला संगठन कौन कौन से हैं? को प्रमुख महिला संगठन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच करने में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी स्थापना किस वर्ष हुई है, कहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया गया था, कौन कौन इसके संस्थापक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों भारत स्त्री महामंडल। तो भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना की गई है दोस्तों, ये 1910 के अंदर इलाहाबाद के अंदर सरला देवी चौधरानी के द्वारा की जाती है। और भारत स्त्री महामंडल जो है भारत का प्रथम अखिल भारतीय संघ था। प्रथम अखिल भारतीय संघ यानी कि जो संगठन था, प्रथम अखिल भारतीय संगठन, वो भारत स्त्री महामंडल था। मतलब इससे पहले के जितने भी जो भी संगठन थे प्रथम अखिल भारतीय नहीं थे, मतलब महिलाओं से रिलेटेड कोई सा भी संघ नहीं था इस टाइप का। तो महिलाओं से रिलेटेड था दोस्तों ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1910 को इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी के द्वारा की जाती है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारतीय स्त्री मंडल महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? 1910 में की जाती है। और इस संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, तो महिला उत्थान के लिए कार्य करना था दोस्तों। जैसे कि जितने भी जो भी संगठन रहते हैं उन सभी ने महिलाओं के जो है शैक्षणिक सुधार का कार्य सभी संगठनों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको कॉमन सी चीज़ है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इस संगठन का कार्यालय लाहौर, कराची, इलाहाबाद, मुंबई वगैरह और अमृतसर वगैरह कई सारे स्थानों पर, भारत के जो महान नगर हैं उन सभी स्थानों पर इसके जो है कार्यालय खोले गए हैं। तो भारतीय स्त्री महामंडल के जो कार्यालय कहाँ कहाँ थे दोस्तों? लाहौर, कराची, इलाहाबाद, मुंबई और इसके अलावा दोस्तों अमृतसर वगैरह यहाँ पे कार्यालय खोले गए थे। इसके बाद दोस्तों सरला देवी चौधरानी ने भारती नामक समाचार पत्र का संपादक किया था। तो इस संगठन की जो संस्थापक थी सरला देवी चौधरानी, उन्होंने भारती नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। इस संगठन के स्थापना सत्र की अध्यक्षता जो की गई थी वो बेगम जंजीरा की एक बेगम साहिबा थी, मुस्लिम थी दोस्तों ये, उनके द्वारा इस संगठन की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। इसकी जब स्थापना हुई थी 1910 में, तो उस समय ये सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी वो जंजीरा की बेगम साहिबा के द्वारा की गई थी।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्त्री महामंडल जो है सब महिलाओं से रिलेटेड प्रथम अखिल भारतीय संघ था। इसकी स्थापना 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी के द्वारा की जाती है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस संगठन का कार्यालय जो लाहौर, कराची, इलाहाबाद आदि स्थानों पर देखने को मिलता है। सरला देवी चौधरानी जो है भारती नामक समाचार पत्र का संपादन करती थी और इस संगठन की स्थापना सत्र की अध्यक्षता जो की गई थी वो जंजीरा की बेगम साहिबा के द्वारा की गई थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों और क्या होता है जो स्त्री महामंडल है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं भारतीय स्त्री महामंडल की। तो इसमें दोस्तों भोपाल की जो नवाब बेगम है, भोपाल की जो नवाब बेगम है जो भारत के अंदर शासन करने वाली शासिका के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई थी। 1910 के अंदर जो दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था, जो ये सम्मेलन हुआ था, उसमें भोपाल की बेगम ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और ये एकमात्र मतलब शासिका के रूप में शामिल होने वाली एकमात्र सदस्य के रूप में थी ये दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस संगठन का उद्देश्य एक ऐसे संगठन का निर्माण करना था जिससे भारत के हर वर्ग, पंथ, जाति, समुदाय की महिलाओं को शामिल करके उनका नैतिक और भौतिक प्रगति सुनिश्चित करवाना। दोस्तों नैतिक का मतलब दोस्तों इनकी जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी के अंदर सुधार लेकर आना है और भौतिक प्रगति का संबंध है दोस्तों इनका जो भौतिक सुविधाएं प्रदान करवाना है, इनका जो रोजगार दिलवाना है, इन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे इनको बचाना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों भौतिक प्रगति के अंतर्गत मानी जाती है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अखिल भारतीय सम्मेलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो 1927 के अंदर किया गया था और इसकी शुरुआत महिलाओं को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए की गई थी दोस्तों। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सा स्टेटमेंट है। सभी तरह के जितने भी जो भी संगठन वगैरह जो बने हुए हैं उन सभी संगठन में आपको स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, स्त्री शिक्षा को सहयोग देना, स्त्री शिक्षा की मदद करना, ये सारे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो संस्थापक थी वो मार्गरेट कोजिन्स थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1927 में हुई और इसकी जो सम्मेलन की जो अध्यक्षता मतलब संस्थापक थी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो संस्थापक थी वो मार्गरेट कोजिन्स थी और इस संगठन की शाखाएँ भी संपूर्ण भारत के अंदर देखने को मिलती है। इसका जो सम्मेलन हुआ था उसकी प्रथम बैठक पुणे के अंदर आयोजित की गई थी दोस्तों। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो प्रथम बैठक हुई थी वो पुणे के अंदर हुई थी, ये आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, इसका जो प्रथम सत्र हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की गई थी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ इस सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत 1927 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों इसकी शुरुआत महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया गया और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक जो थी दोस्तों मार्गरेट कोजिन्स थी और इस संगठन की जो शाखाएं थी संपूर्ण भारत में थी। इस सम्मेलन की प्रथम बैठक पुणे के अंदर आयोजित की गई थी। महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ जो है इस सम्मेलन की प्रथम अध्यक्षा बनी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों महिला भारतीय संघ, तो महिला भारतीय संघ को दोस्तों वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों, वुमेन इंडियन एसोसिएशन। तो इस संघ की स्थापना जो की गई थी दोस्तों 1917 में, इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कोजिन्स आदि के द्वारा की जाती है दोस्तों। 1927 के अंदर तो देखा था हमने दोस्तों अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है और उससे 10 साल पहले महिला भारतीय संघ की स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय होता है दोस्तों मद्रास के अंदर जो अडियार नामक जगह है वहाँ पे इसका स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य देख लेते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में जो महिलाएं पीड़ित हैं उनकी समस्याओं को सुनकर मुक्त करवाना उनकी समस्याओं से, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इस संस्था के द्वारा स्त्री धर्म नामक एक पत्रिका का आयोजन किया गया था दोस्तों। स्त्री धर्म पुस्तक अलग है और स्त्री धर्म अखबार यानी कि पत्रिका अलग है दोस्तों। स्त्री धर्म पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो महिला भारतीय संघ के द्वारा निकाली गई थी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, यह आपको याद रखना है दोस्तों। क्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों? 1917 के अंदर जो है यहाँ पे एनी बेसेंट द्वारा मार्गरेट कोजिन्स के द्वारा यहाँ पे स्थापना की जाती है और मद्रास के अंदर अडियार में इनका स्थापना का जो की जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मामलों में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका उत्थान करना, उनकी समस्याओं से मुक्त करवाना। और इसके संस्थापक जो थे दोस्तों
इस संस्था के द्वारा स्त्री धर्म नामक पत्रिका का संपादन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों भारतीय ग्रामीण महिला संघ की बात कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय ग्रामीण महिला संघ क्या है? तो भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना हुई और इसकी स्थापना दोस्तों 1955 के लगभग होती है। दोस्तों 1955 में भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना 1955 में होती है और ये संगठन एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक था। मतलब इसका ना तो किसी संप्रदाय से कोई लेना देना था, ना किसी भी कोई पार्टी, किसी भी कोई राजनेता से इनका लेना देना था। और इस संगठन की जो शाखा थी दोस्तों संपूर्ण भारत के अंदर, संपूर्ण प्रदेशों के अंदर, जैसे कि हमने देखा दोस्तों इसकी जो शाखाएं फैली थी दोस्तों, हमने इससे पहले देखा था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो शाखाएं थी वो पूरे भारत के अंदर फैल रही थी। तो इसी तरीके से दोस्तों ग्रामीण जो महिला संघ था, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इसकी शाखाएं भी पूरे भारत के अंदर फैल रही थी और यह एसोसिएटेड कंट्री वुमेन ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित था। मतलब ये दोस्तों एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, उस संगठन से संबंधित जो था भारतीय ग्रामीण महिला संघ था। और इस संगठन के जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों ये यशोदा बसप्पा और श्रीमती शारदा। और यशोदा बसप्पा की अगर बात करें दोस्तों तो इनको पद्म विभूषण वगैरह इस टाइप के अवार्ड इनको मिले हुए हैं यशोदा बसप्पा को। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों दोनों थे, यशोदा बसप्पा और श्रीमती शारदा, दोनों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों इस संगठन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों उद्देश्य सबका कॉमन था, बच्चों, महिलाओं, आंशिक रूप से विकलांगों को कल्याण करना। तो दोस्तों इन्होंने थोड़ी चीज़ बढ़ा दी, आंशिक विकलांगों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो क्या क्या पढ़ा दोस्तों हमने इसमें? भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना 1955 में होती है। इसके बाद दोस्तों ये संगठन एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक था। इस संगठन की शाखा संपूर्ण भारत के अंदर देखने को मिलती है और ये एसोसिएटेड कंट्री वुमेन ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित था, जो ब्रिटिश वर्ल्ड लेवल पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों उससे संबंधित था ये। और इस संगठन के जो संस्थापक थे दोस्तों यशोदा बसप्पा और श्रीमती शारदा थी। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था ये हमने देख लिया दोस्तों। तो इसके बाद हम दोस्तों ये सारे संगठनों को देखेंगे। तो सारे संगठनों को देखने के पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में पूरी चीज़ों को एक बार और नज़र डाल लेते हैं, जिससे आपका जो भी चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद पूरे महिला संगठनों को हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं दोस्तों सारी चीज़ों को, हम क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम सावित्रीबाई फुले की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो है दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य किया था और 1948 के अंदर इन्होंने पुणे के अंदर अपने पति के साथ मिलकर, सावित्रीबाई फुले के जो पति थे दोस्तों कौन थे? ज्योतिबा राव फुले जो थे इनके पति थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी जो महाराष्ट्र के अंदर प्रथम महिला विद्यालय था। और महिला मुक्ति के लिए इन्होंने विधवा आश्रम और शिशु बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। इनकी रचना क्या थी दोस्तों? काव्य फूले और भवन काशी सुबोध रत्नाकर इनकी रचना थी। इसके बाद दोस्तों हम पंडिता रमाबाई की बात कर लेते हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के अंदर होता है और इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में 20,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। इस वजह से इनको पंडिता की उपाधि प्रदान की गई। 1881 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। अशिक्षित महिलाओं को जो शिक्षित करने के लिए इन्होंने स्त्री धर्म नीति नामक एक बुक लिखी। इसके बाद इन्होंने अपना विवाह विपिन बिहारी मेधावी से किया जो अछूत थे बंगाली। इसके बाद इन्होंने पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन और कृपा सदन की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार ने इनको 1919 में केसर हिंद प्रदान किया गया। इनकी रचना थी दोस्तों द हाई कास्ट हिंदू वुमन और स्त्री धर्म नीति। इसके बाद दोस्तों रमाबाई रनाडे की बात कर लेते हैं। रमाबाई रनाडे 19वीं शताब्दी के जो महिला अधिकारों से रिलेटेड जो आंदोलन चल रहे थे उनमें से प्रमुख थी और इनका विवाह महादेव गोविंद रनाडे से होता है जो न्यायिक अधिकारी थे। इसके बाद रमाबाई रनाडे ने पुणे के अंदर सेवा सदन की स्थापना की थी जो 1809 के अंदर की गई थी, 1909 के अंदर की गई थी। और महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर भाषण देने के लिए प्रशिक्षित करना यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने मुंबई के अंदर हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की गई थी। दोस्तों हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि महिला प्रशिक्षित होकर सार्वजनिक मंच पर भाषण दे सके। 1886 में इन्होंने हुजूर पाका के अंदर विद्यालय की स्थापना की। 1904 में इन्होंने प्रथम महिला परिषद की स्थापना की और 1908 के अंदर मुंबई और 1909 के अंदर पुणे के अंदर सेवा सदन की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों मातंगनी हजारा की बात कर लेते हैं। मातंगनी हजारा को
गांधी बूढ़ी कहा जाता है। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी भाग लिया और 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें भी भाग लिया और इनके हाथ में गोलियां लग जाती है। इसके पश्चात ही दोस्तों ये तिरंगा जमीन पे नहीं गिरने देती है। इसके बाद सरोजिनी नायडू की बात कर लेते हैं दोस्तों। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनका जन्म हैदराबाद के अंदर होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और जो कब बनी ये आपको कमेंट्स करके बताना है। उत्तर भारत का ये राज्यपाल बनती है, प्रथम राज्यपाल महिला। सरोजिनी नायडू को 1947 के अंदर एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। रचना की थी दोस्तों इनकी गोल्डन थ्रेशोल्ड और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी थी और इनको केसर हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। दोस्तों इन्होंने हैदराबाद के अंदर समाज सुधार और समाज उत्थान के लिए, सामाजिक मदद के लिए इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद रुकैया हुसैन की बात कर लेते दोस्तों। ये एक समाज सुधारक थी। इन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात कलकत्ता में विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी में सुल्तानाज ड्रीम नामक एक व्यंग्यात्मक रचना लिखी। इसके बाद दूसरा इन्होंने उपन्यास पद्मराग नाम से लिखा। इसके बाद अरुणा आसफ अली की बात कर लेते दोस्तों। अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने झंडा फहराया था और ये अरुणा गांगुली थी इनका मूल नाम और ये हरियाणा के जो है कालका नामक स्थान से रहने वाली थी। इनका जो है विवाह कांग्रेसी नेता आसफ अली से कर लिया जाता है और ये प्रथम राजदूत और उड़ीसा के राज्यपाल बनते हैं। 1958 में दिल्ली की पहली महिला मेयर भी अरुणा आसफ अली को बनाया जाता है और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का भी खिताब प्राप्त किया था और इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी जो 1927 में बनता है। इसके बाद प्रीति लता वाडेकर की बात करती है दोस्तों कि ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थी और मास्टर सूर्य सेन इनके गुरु थे। बीना दास की बात कर ले दोस्तों। बीना दास ने जो है दीक्षांत समारोह 6 फरवरी 1932 को दीक्षांत समारोह चल रहा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर, तो वहीं पे इन्होंने गवर्नर स्टैनले जैक्सन को गोली मारी जिसमें गवर्नर बच जाता है, फिर भी इनको 10 साल की सज़ा प्रदान की जाती है। इसके बाद ताराबाई शिंदे की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ताराबाई शिंदे जो थी इनकी रचना थी दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद प्रमुख महिला संगठन की बात की थी दोस्तों। प्रमुख महिला संगठन में हमने भारतीय स्त्री महामंडल जो सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 में इस्टेब्लिश किया जाता है और इसके जो कार्यालय है भारत के अंदर कई सारे नगरों के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्होंने भारती नामक पत्रिका का संपादन किया था और इन जो भारतीय स्त्री महामंडल था इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जंजीरा की बेगम साहिबा के द्वारा अध्यक्षता की जाती है और इसी में भोपाल की जो बेगम है वो भी शिरकत करती है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या दोस्तों ये आपको याद ही है। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो आयोजन होता है 1927 के अंदर होता है। इसकी शुरुआत में महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और इसकी संस्थापक मार्गरेट कोजेंस होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इस सम्मेलन की जो प्रथम बैठक होने वाली थी वो पुणे के अंदर आयोजित की गई थी और महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ इस सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष बनी हैं। इसके बाद महिला भारतीय संघ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन जो है 1917 के अंदर स्थापना की गई और एनी बेसेंट, मार्गरेट कोजेंस आदि ने मिलकर इसकी स्थापना की। मद्रास के अडियार नामक स्थान पर इसका जो है कार्यालय खोला गया और इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मामलों में पीड़ित महिलाओं को समस्या से मुक्त करवाना था। इस संस्थापक के द्वारा स्त्री धर्म नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। स्त्री धर्म नामक जो पुस्तक थी वो तो हमने देख ली थी, मगर स्त्री धर्म नामक जो पत्रिका का जो प्रकाशन करवाया गया है जो महिला भारतीय संघ के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद ग्रामीण महिला संघ की बात करें दोस्तों। ग्रामीण महिला संघ जो है ये बंगाल के अंदर 1955 के अंदर ये इस्टेब्लिश होता है और ये एसोसिएटेड कंट्री वुमन ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित माना जाता है और इसके जो संस्थापक है वो यशोदा बसप्पा और श्रीमती यशोदा माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद थोड़े से संगठन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रमुख संगठन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख महिला संगठन, इनकी संस्थापक और स्थापना वर्ष, तो किसने इसकी स्थापना की और कब इसको स्थापना की गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्य महिला समाज की। तो हमने पढ़ा था दोस्तों आर्य महिला समाज की जो संस्थापक थी वो पंडिता रमाबाई थी। पंडिता रमाबाई ने 1882 या 1881 भी मिलता है और 1882 भी मिलता है। दोनों में से जो भी डेट आपको मिले दोस्तों ये आप राइट आंसर करके आ जाना। अगर दोनों मिले दोस्तों तो 82 लगा देना। और पंडिता रमाबाई के द्वारा दोस्तों एक और सदन की स्थापना की गई थी, शारदा सदन की स्थापना की गई थी, यह आपको याद रखना है दोस्तों। शारदा सदन और कृपा सदन,
इसके बाद हुजूर पागा विद्यालय की स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा 1884 में की जाती है। दोस्तों यहाँ भी आपको ये जो डेट है 84 को 86 कर लेना है। 1886 में की गई थी दोस्तों। ये वॉइस टाइपिंग की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपको करेक्शन कर लेना। बाकी जब पीपीटी जब मिलेगी आपको तो यह करेक्ट करके अपलोड कर दी जाएगी। तो आर्य महिला समाज की हमने बात कर ली दोस्तों। तो ये 1882 में पंडिता रमाबाई के द्वारा की जाती है और इसके साथ ही इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। हुजूर पागा विद्यालय की स्थापना रमाबाई रानाडे ने की थी 1886 में, और इन्होंने 1908 में सेवा सदन की मुंबई के अंदर और 1909 में पुणे के अंदर सेवा सदन की स्थापना की थी। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। प्रथम महिला परिषद की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रथम महिला परिषद की स्थापना भी जो है रमाबाई रानाडे के द्वारा मुंबई के अंदर 1904 में की जाती है। पूना सेवा सदन की अगर बात करें दोस्तों, तो पूना सेवा सदन हमने दे दिया है रमाबाई रानाडे के द्वारा दोस्तों 1808-9 में इसकी स्थापना की जाती है। स्त्री महामंडल की हमने बात की थी दोस्तों 1910 में इसकी स्थापना होती है और सरला देवी चौधरानी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद दोस्तों महिला भारतीय संघ की जो स्थापना की गई है वो मार्गरेट कोजिन्स और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा मिलकर, और भी इनके साथ एक सहयोगी होती है, उन तीनों चारों से मिलकर दोस्तों 1917 में इसकी स्थापना की जाती है। तो दोस्तों क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पंडित रमाबाई के द्वारा, हुजूर पागा विद्यालय की स्थापना 1886 में रमाबाई रानाडे के द्वारा, प्रथम महिला परिषद की स्थापना दोस्तों रमाबाई रानाडे के द्वारा 1904 में की जाती है। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा 1908-9 में की जाती है। स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 में की जाती है। इसके बाद महिला भारतीय संघ की स्थापना मार्गरेट कोजिन्स और एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा। एक तरफ संस्थापक दे दिए जाएंगे, एक तरफ संगठन दे दिए जाएंगे, इनको मिलाना है, या फिर एक तरफ डेट दे दी जाएगी, एक तरफ संगठन दे दिए जाएंगे, इस तरीके से मिलाना है। तो ये आपको सारणी को अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों, इस चार्ट को। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1927 के अंदर होती है और मार्गरेट कोजिन्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसके बाद दोस्तों भारतीय ग्रामीण महिला संघ की जो स्थापना होती है यशोदा बसप्पा और शारदा देवी के द्वारा होती है 1955 में। जो हमने डेट वहाँ पे टाइप नहीं हो पाई थी, तो 1955 में भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना यशोदा बसप्पा और शारदा के द्वारा होती है। और महाकाली पाठशाला की स्थापना दोस्तों महारानी तपस्विनी के द्वारा बंगाल के अंदर होती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बंगाल के अंदर महाकाली पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा होती है, महारानी तपस्विनी के द्वारा होती है। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना मार्गरेट कोजिन्स के द्वारा 1927 में, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना यशोदा बसप्पा और शारदा के द्वारा 1955 में, महाकाली पाठशाला की स्थापना महारानी तपस्विनी के द्वारा की जाती है बंगाल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आई होप, मुझे नहीं लगता दोस्तों आज के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचा रह गया है। और ये जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें पढ़ाई है दोस्तों एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी से रिलेटेड अगर महिलाओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 90 से 95% चांसेस यही है कि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस इसी चीज़ को आपको कंप्लीट कर लेना है। वीडियो को 3 बार 4 बार जितनी भी बार देखना चाहो देख लेना और अच्छी तरीके से इनको याद रख लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपसे कमेंट्स में पूछा है वो आप कमेंट्स में आंसर ज़रूर दें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री का पूरी तरीके से जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिकों को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है। तो इसलिए आपको हिस्ट्री का चैनल ये मिल रहा है इतने अच्छी तरीके से, यहाँ पे सारी चीज़ों को करवाई जा रही है, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।